नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणाली देश को समर्पित की। इन सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। नई उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणालियों को अर्का और अरुणिका नाम दिया गया है। इस उद्घाटन को प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर युवाओं को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तलाश रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण हुआ है, भौतिक विज्ञान से लेकर भूविज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान तक, ये उन्नत अनुसंधान में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत भविष्य की दुनिया को देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज डिजिटल क्रांति के इस दौर में कंप्यूटिंग क्षमता राष्ट्रीय क्षमता का पर्याय बनती जा रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सीधे तौर पर तकनीकी और कंप्यूटिंग क्षमता पर निर्भर नहीं है। ये उद्योग 4.0 में भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की घोषणा की गई है। प्रयास यही है कि भारत 21वीं सदी की दुनिया को अपने नवाचार से सशक्त बनाए, दुनिया को मजबूत बनाए। आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें भारत नए निर्णय नहीं ले रहा है, नई नीतियां नहीं बना रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सुपर कंप्यूटर्स कैसे किसानों और मछुआरों की मदद करेंगे, जबकि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली से मौसम का सटीक अनुमान लगाया जाएगा, जिससे आम लोगों का जीवन बदलेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नया भारत वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और अनुसंधान से आत्मनिर्भरता हमारा मंत्र है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में डिजाइन किए हुए कंप्यूटर का भारत में ही निर्माण होने लगा है। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इन परिस्थितियों में देश के लिए सुपर कंप्यूटिंग सुविधा और सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को उपयोग करके नया मॉडल बनाकर ये किसानों, सरकारों, गाँवों, शहरों और हर नागरिक के जीवन में जो जलवायु परिवर्तन के कारण चुनौती आ रही थी, उनको फेस करने के लिए ये सुपर कंप्यूटर बहुत मददगार होंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता शोएब जामई ने इस विवाद को और हवा दे दी है। शिमला में गुपचुप तरीके से संजौली मस्जिद के दौरे वाला वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। शोएब जामई के वीडियो को लेकर भाजपा ने भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोएब जामई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शोएब जामई ने शिमला में कायम हो रही शांति को भंग करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में वीडियो जारी कर माहौल खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है। घमासान के बीच संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम ने सफाई दी है। इमाम ने शोएब जामई के बयान का खंडन करते हुए इसे शांत माहौल को खराब करने वाला बताया है। मस्जिद विवाद और बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे लोगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का भी बड़ा बयान आया है। राज्यपाल ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग हिमाचल को ऐशगाह न बनाएं। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट मामले में कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर नेम प्लेट लगाने हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य के फैसले से हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया है। हिमाचल सरकार में CPS संजय अवस्थी ने विक्रमादित्य सिंह की निजी टिप्पणी इसको बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है, साथ ही विक्रमादित्य सिंह को नसीहत भी दी। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया था, हिमाचल सरकार का तर्क है कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया।
नेम प्लेट विवाद को लेकर दिग्गज कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी पार्टी के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की चीज किसी भी राज्य में ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले से ही एक स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी थी जिसे हमने लागू किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे रोक दिया गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार के नेम प्लेट फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश इसका फैसला लेना क्या सांप्रदायिक नहीं रहा। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले की चर्चा गर्म है। इस मामले को लेकर बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से दिल्ली में पूछताछ हुई। लोकेश शर्मा ने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक के मुंडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को हाईकोर्ट की मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य कैबिनेट ने सीबीआई जांच को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है। अब हर मामले का राज्य सरकार सत्यापन करेगी, उसके बाद सीबीआई जांच की सहमति देगी। इस बीच भाजपा और जेडीएस सिद्धारमैया के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है और उन्होंने आज कई जनसभाओं को संबोधित भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के चेनानी में राहुल गांधी के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ के अपने जनसभा में जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में हुए बम्पर मतदान पर कहा कि लोगों ने परिवारवादी और विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दे दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जम्मू में कांग्रेस से जितनी उम्मीद थी उतना काम नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू में मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक जम्मू के मैदानी इलाकों में एक्टिव नहीं हुई है, बल्कि कश्मीर में रैली करने में लगी हुई है, जहां उनका कोई जनाधार नहीं है। तीसरे चरण में ज्यादातर सीटें जम्मू संभाग से हैं, इसलिए पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने अपना सारा जोर जम्मू में लगा दिया है। यहां वो रोड शो के जरिए जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में रिकॉर्ड मतदान ने ये दिखा दिया है कि सूबे में लोगों का विश्वास भारतीय लोकतंत्र में बढ़ा है। विभिन्न देशों के राजनयिकों ने भी कल मतदान प्रक्रिया को देश कश्मीर में सुचारू चुनाव प्रक्रिया की सराहना की है। बेंगलोर के रहने वाले विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता को लेकर एक याचिका 25 सितंबर 2024 को फाइल की है। इसमें उन्होंने न्यायालय से मांग की है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता और अन्य मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए। भारत सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 30 सितंबर नियत की गई है। ए पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल असम के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने औपचारिक बैठक शुरू करने से पहले सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। गुरुवार को आयोग ने मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट सहयोगियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, ये सुनियोजित षड्यंत्र के तरीके से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है, उससे प्रदेशवासी बेहाल हैं। बिहार में जितिया पर्व पर राज्य के 14 जिलों में तालाबों, जलाशयों में नहाने गए 40 लोगों की डूबने से मौत की खबर है।
बिहार के 2 युवकों को बंगाल में प्रताड़ित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पीड़ित कथित तौर पर एसएससी जीडी परीक्षा में शारीरिक परीक्षण देने के लिए बिहार के दानापुर से बंगाल गए थे। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भड़क गए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी सरकार और तेजस्वी यादव को गैर जिम्मेदार बताते हुए सवाल किया कि टीएमसी सरकार परीक्षा देने आए बिहारी छात्रों को इस तरह क्यों परेशान कर रही है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक ने बिहार के विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और टीएमसी पर निशाना साधा। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आंदोलन कर रहे पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज पंत को एक नया ईमेल भेजा है। ईमेल में कहा गया है कि 19 सितंबर को जारी विज्ञप्ति में डॉक्टरों ने जिन 7 मांगों को उठाया था उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते बीडीए में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन में शिरकत की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि आने वाला भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बाजार में 2018 में गन्ने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक रूप से बहुत ही नुकसान हुआ था। लेकिन उस समय मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गन्ने की खेती में 40% की बढ़त दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्यों में केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिली है। केरल के बाद नागालैंड में 27.4 और मणिपुर में 22.9% बेरोजगारी दर्ज की गई। वहीं इस दौरान केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिली। मध्य प्रदेश में सबसे कम। PLFS के डेटा के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रही। भारत ने दुनिया को बढ़ती वैज्ञानिक उत्कृष्टता का एक बार फिर प्रमाण दिया है। हाल में आई अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वर्ष 2024 की सूची में दुनिया भर के शीर्ष शोधकर्ताओं में 2% भारतीय रिसर्चर्स को जगह मिली है। वित्त मंत्रालय की अगस्त महीने की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही में भारत सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना। इस तिमाही के दौरान भारत की विकास दर 6.7% रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें
1-800-313-1212। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में निवेश की गति बढ़ी और एफडीआई निवेश में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह में 10% की वृद्धि देखने को मिली। अप्रैल से जुलाई के बीच में औद्योगिक उत्पादन 5.2% बढ़ा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई में वृद्धि देखने को मिली। टाटा सन्स और ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी पीएसएमसी के शीर्ष अधिकारियों की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला जारी है। इजरायली सेना ने रात भर जारी हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 75 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायली सेना का दावा है कि सटीक जानकारी की बुनियाद पर बेरूत में लक्षित हमले किए गए हैं। यह हमला आईडीएफ को लेबनान में पूरी ताकत से लड़ते रहने के निर्देश के बाद किया गया। इसके अलावा इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया लेबनान सीमा पर एक हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे पर भी हमला बोला। इजरायल का आरोप है कि यहां से हिजबुल्लाह को हथियार स्थानांतरित किए जा रहे थे। इस बीच इजरायल ने स्पष्ट किया है कि उसने अमेरिका समेत दूसरे देशों के 21 दिन के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है। जापान के युद्धपोत के पहली बार ताइवान स्ट्रेट से निकलने के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। जापान के इस कदम से जापान को चेतावनी चीन ने दे डाली। ईस्ट चाइना सी से पश्चिम की तरफ जा रहे जापानी वॉरशिप ने 10 घंटे में 180 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल का जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजा गया हो। चीन ने कहा कि जापान को दोनों देशों के बीच संबंधों की बुनियाद की लाल रेखा को पार नहीं करना चाहिए। पिछले हफ्ते ही चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास जापान के 2 द्वीपों के बीच से होकर गुजरा था। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच मौजूद समुद्री क्षेत्र है। इसके सबसे जो संकरा क्षेत्र है वो 130 किलोमीटर चौड़ा है। अमेरिका समेत कई देश ताइवान स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानते हैं और इसे किसी देश का हिस्सा नहीं मानते हैं। जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। दरअसल चीन इन द्वीप को अपना हिस्सा कहता है। चीन के मुताबिक जापान ने इन द्वीपों को 1895 में उनसे छीन लिया था। ब्रिटेन में होने वाली ऑकस रक्षा साझेदारी की पहली त्रिपक्षीय बैठक लंदन में चल रही है। ब्रिटेन पहली बार इस रक्षा साझेदारी की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के लिए सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी बल के निर्माण करने के अलावा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय ऑकस संधि पर बातचीत होने की भी संभावना है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स को कई आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ संघीय मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। एडम्स न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहले मेयर हैं जिन पर पद पर रहते हुए मुकदमा चलाया जा रहा है। एडम्स ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार के खिलाफ संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया। कनाडा में विपक्षी कंजर्वेटिव सांसदों ने अगले कुछ दिनों में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। विपक्षी नेता पोलिवर ने ट्रूडो सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। विश्व में सबसे लंबे समय तक मौत की सजा काट चुके जापानी शख्स इवाओ हाकामाडा को आखिरकार कोर्ट ने बरी कर दिया है।
इवाओ हाकामाडा को 1968 में अपने बॉस, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की हत्या का दोषी पाया गया था। हाल ही में उनकी मौत की सजा पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई थी। इसके बाद जापान की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। ये 56 वर्षों से फांसी की लंबी सजा काट रहे थे। बुडापेस्ट में आयोजित हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ समय के दरमियान शतरंज के खेल में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रसार भारती और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी अम्यूजी स्पोर्ट्स के बीच एक समझौता हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने गुरुवार को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने पूर्व पहलवान विनेश फोगाट को पता ठिकाना न बताने का नोटिस दिया है। विनेश को 14 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। 12 महीनों में 3 बार पता ठिकाने की जानकारी न देना एंटी डोपिंग नियम का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए सकारात्मक डोप परीक्षण के समान ही दंड दिया जाता है। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने गुरुवार को मकाऊ ओपन 2024 बैडमिंटन में अपनी जीत की लय को जारी रखा। उन्होंने पुरुष सिंगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में हमवतन आयुष शेट्टी को 21-13, 21-18 से हराया। रियल मैड्रिड क्लब में हाल ही में शामिल हुए किलियन एम्बापे मांसपेशियों की चोट की समस्या से घिर गए हैं। ऐसे में उनका इस हफ्ते के अंत में होने वाले एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मुकाबले में भाग लेने पर संशय जताया जा रहा है। चाइना ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने जीत के साथ शुरुआत की है। इटली की लूसिया ब्रांजेटी को हराया। नए कोच पैट्रिक मोराटोग्लोउ के साथ दर्ज की पहली जीत। लीग कप के तीसरे दौर में आर्सेनल का बोल्टन के खिलाफ जबरदस्त दम दिखाई दिया। आर्सेनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोल्टन को 5-1 से मात दी। वहीं लिवरपूल ने भी तीसरे दौर में अपने प्रदर्शन के ग्राफ को बरकरार रखा और वेस्ट हैम को 5-1 से पराजित किया। लिवरपूल की इस जीत के हीरो डिएगो जोटा रहे। साइबर अपराधियों की चपेट में आए मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहवादिया हैकर्स ने रणवीर के चैनल से उनके सारे वीडियो डिलीट कर दिए। सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने के बाद अब स्त्री 2 ने OTT पर भी दस्तक दे दी है। स्त्री 2 अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। भूल भुलैया 3 के निर्माताओं ने फिल्म के दूसरे पोस्टर को जारी कर दिया है। पोस्टर में चुड़ैल मंजुलिका की पहली झलक देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा को OTT पर लाने की तैयारी है। फिल्म 11 अक्टूबर से OTT पर स्ट्रीम होगी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देवानंद की आज 101वीं जयंती है। बतौर रोमांटिक हीरो सिने इंडस्ट्री पर राज करने वाले देवानंद ने अपने करियर में सैकड़ों हिट फिल्में दी। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से शादी के 8 साल बाद तलाक की अर्जी डाली है। रिपोर्ट्स की माने तो उर्मिला ने खुद शादी तोड़ने का फैसला किया है। फिल्म तुम्बाड़ ने रिलीजिंग के 13वें दिन 1 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। इसके साथ ही फिल्म ने 2 सप्ताह के भीतर कुल 25 करोड़ की कमाई कर ली है। कीर्ति सेनन और काजोल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 2 पत्ती अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म OTT पर प्रसारित होगी। आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म जिगरा का ट्रेलर जारी हो गया है। भाई बहनों की कहानी को बयां करती ये फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मराठी फिल्म नाथ का टीजर जारी हो गया है। किरण गायकवाड़ और सपना माणे अभिनीत ये फिल्म 25 अक्टूबर से सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।
तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।